अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हदी हेयर। आज आपको फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर से आपको आज पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ये पूछे कि चूँकि डीएनए के बाद इससे पहले जब हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पढ़ा था तो प्रोटीन के अंदर एक टॉपिक था, उसका नाम था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वो जो एक समरी टाइप का है उसका पूरा लेक्चर मैं आपके लिए सजेस्टेड बॉक्स में आपके लिए मैं लिख दूंगा। प्लीज़ आप वहाँ सजेशन में आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे आपको कोई सजेशन मिल जाए तो वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर आपको प्रोटीन के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर आपने प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया, तो आई होप कि आप वहाँ से देखकर उसे अपना काम चलाएँ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, वो कुछ आज हम आपको बताएंगे। पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड का पूरा कॉन्सेप्ट डेफिनेशन के साथ और साथ साथ इसके टाइप्स डीएनए और आरएनए भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। राइट, न्यूक्लिक एसिड का जो हिस्ट्री है सबसे मैं बताता हूँ कि इसका नाम न्यूक्लिक एसिड में क्यों आया, व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है इसको डिस्कवर किया गया था कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। अगर आप ये जो आप देख रही है लफ्ज़, अब न्यूक्लिक आप देख रहे हैं, न्यूक्लिक न्यूक्लिक दरअसल किस चीज़ को कहते हैं, वो न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, राइट, और ये न्यूक्लियस से आया हुआ है। दूसरा जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आया हुआ है, ये एसिड से आया हुआ है, एसिड। जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था फ्रीडरिच मिशर। ठीक है, फ्रीडरिच मिशर, साइंसदान का नाम था फ्रीडरिच मिशर। और 1869 में इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को उन्होंने डिस्कवर किया था। याद रखिएगा कि इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट अगर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था तो प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, और ये न्यूक्लिक एसिड भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। इसके दो तरह के डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। पहला जो है वो ये है कि ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो मॉलिक्यूल छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ हो और एक बड़ा सा यूनिट हमारे पास आ जाए, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो न्यूक्लिक एसिड खुद क्या है, न्यूक्लिक एसिड खुद एक पॉलीमर है और इसके अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स है, रिपीटिंग यूनिट्स, वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो हर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम कोशिश करते हैं कि वो जो रिपीटिंग यूनिट है वो अगर हम सबसे पढ़ेंगे तो सारा लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूक्लियोटाइड को पढ़ेंगे और आज का पूरा लेक्चर इंशाल्लाह आपको न्यूक्लियोटाइड के अंदर मिल जाएगा। न्यूक्लियोटाइड बड़ी तफसील से बयान करने जा रहे हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड के अलावा और आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, न्यूक्लिक एसिड ये वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कैरी भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। देखिए, जब आपने कभी सोचा है कि माँ बाप से जब बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के अंदर वही खुशियात मौजूद होती है जो माँ बाप के अंदर होते हैं। जैसे कि माँ बाप के 2 कान होते हैं तो बच्चे को भी 2 कान होते हैं, नाक होता है, 2 आंखें होती हैं। ये आपके करेक्टर्स है। ठीक है, आंख, नाक, जिल्द, स्टमक, बॉडी पार्ट्स, ये आपके करेक्टर्स है। यही आपके, इसे आप बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, बाल, आंखों का कलर, स्किन और स्किन का कलर, हाथ, पाँव, ये पूरा जिस्म आपका बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। तो ये जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है ये माँ बाप से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कौन ट्रांसफ़र करते हैं, ये है आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्रोमोसोम का हिस्सा है, इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। राइट, क्रोमोसोम का आपने नाम सुना होगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे धागे होते हैं, धागों का नाम है
क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। आई होप मैं मजीद उसको तफसील में वहाँ पर चला जाऊँगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो छोटे छोटे दायरे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हर दायरा किस चीज़ को शो कर रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड को शो कर रहा है, ठीक है। अगर ये एक छोटा यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, फिलहाल आप लोग सिर्फ ये फर्ज कर लीजिए कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक मोनोमर है। इस तरह का एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब मिल जाए, इसी तरह वो दूसरे के साथ मिल जाए, ये तीसरे के साथ एक दूसरे के साथ मिल जाए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस मिल जाए, तो ये तो है ना पॉलीमर। लेकिन इस पॉलीमर को आप क्या नाम दोगे, इसका नाम होगा न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड इज अ नाउ अ लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, बड़ा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। ये यहाँ पर बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड का नाम क्या है, डाई ईस्टर बॉन्ड। हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स को स्टडी किए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट में आपने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पढ़ा था, प्रोटीन में आपने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डाई ईस्टर बॉन्ड, ये आपने नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये था एक सरसरी लेक्चर था। अब हम लोग आ जाते हैं, कहाँ पर आ जाते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड अब आपको मैं बताऊंगा कि एक न्यूक्लियोटाइड है क्या चीज़। अगर एक दीवार बहुत सारे ईंट से मिलकर बना हुआ हो, तो उस बहुत सारे पूरे दीवार को पढ़ने के लिए एक ईंट उठाना पड़ता है, उसको आप स्टडी करोगे। न्यूक्लिक एसिड को समझने के लिए, अच्छे अंदाज में समझने के लिए, आपको एक न्यूक्लियोटाइड को समझना होगा। इधर में जो मैंने न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, अगर आपने एक न्यूक्लियोटाइड समझ लिया तो आपको सारे न्यूक्लिक एसिड समझ आएगा। न्यूक्लियोटाइड है क्या चीज़, न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक छोटा यूनिट है। इसके अंदर 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, बस वो अपने नाम याद रखना है। पहले नंबर पर जो है वो क्या है, वो हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप। दूसरे नंबर पर क्या है हमारे पास, वो है पेंटोज शुगर। और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ये 3 चीज़ें जो है मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। अब कैसे, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक 5 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड है। और आपने कार्बोहाइड्रेट मुझसे या किसी और से कहीं ना कहीं अपने कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड में पढ़े होंगे। ये एक मोनोसेकेराइड है, ये एक शुगर है, और इसके अंदर 5 कार्बन है। ये पहला कार्बन यहाँ पर, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, जिसको मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। 4 कार्बन रिंग के अंदर है, 5वां कार्बन रिंग के बाहर है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। ये एक पेंटोज शुगर है, राइट। इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर क्या चीज अटैच है, कार्बन नंबर 1 पर आपको मिलेगा नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजिनस बेस। तो मैं इसको शॉर्टकट में क्या लिख लेता हूं, NB। ये है नाइट्रोजनस बेस। अब आपको मैं नाइट्रोजनस बेस में मजीद भी आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए कि ये क्या चीज है। इसी तरह पेंटोज शुगर तो ये हो गया भाई, ये यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ कि भाई ये जो दूसरे नंबर पर जो पेंटोज शुगर है, ये रिंग आपका पेंटोज शुगर है, ठीक है। पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। कार्बन नंबर 5 पर क्या चीज़ अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। यहाँ पर आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ पर अटैच है, तो ठीक है। मैं उसको शॉर्टकट में आपके लिए PO3 इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। तो असल में ये जो फॉस्फेट है, दरअसल ये फॉस्फोरिक एसिड से आया हुआ है, H3PO4, ठीक है। ये असल में यहाँ से आया हुआ है, आप इसको PO3 को PO4 पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, यही वजह है कि ये जो पूरा न्यूक्लियोटाइड में एसिड की मौजूदगी की वजह से पूरी न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिक एसिड रखा था। ये मैंने आपको इतना बता दिया था कि इसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों रखा। इसको नंबर 1, एक तो इसको न्यूक्लियस में डिस्कवर किया गया था, और दूसरा ये बाय नेचर क्या था, एसिडिक था। ये मैंने शुरू में नहीं बताया था आई थिंक। इसीलिए इस मॉलिक्यूल का नाम क्या रखा, न्यूक्लिक एसिड रखा। दोबारा बताता हूँ, एक तो ये न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर हुआ था, दूसरा ये एसिड था। आपको पता है कुछ कंपाउंड या तो बेस होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, तो ये जब डिस्कवर हुआ था ये बाय नेचर क्या था, एसिडिक था। अब ये किस सेल के अंदर था, बाज़ औक़ात वो कहते हैं इन सम बुक्स जैसे कि ये स्पर्म ऑफ द जो फिश है उसके सेल में मिला, तो बाद कहते हैं पस सेल के अंदर मिला। सो बहरहाल हम ये नहीं देखेंगे कि कौन से सेल में मिला, हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये हमें न्यूक्लियस में मिला और ये एसिडिक था। अच्छा जनाब,
सो ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाएंगे हमारे लिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। ये आपका राइबोज शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है और एक फॉस्फेट है। दिस इज जस्ट वन न्यूक्लियोटाइड। अब ये नाइट्रोजनस बेस क्या चीज़ है? नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो तरह के, देखिए ये है नाइट्रोजन वाले कंपाउंड, नाइट्रोजनस बेस से पता चलेगा नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं ये दो तरह के, एक है पायरिमिडीन और दूसरा है फ्यूरिन। पायरिमिडीन क्या है? सिंगल रिंग है, और फ्यूरिन क्या है? डबल रिंग है। कैसे? अगर मैं आपके लिए इस तरह से कोई डायग्राम लिख दूं पायरिमिडीन के लिए, इस तरह का रिंग हम बनाएंगे, इस तरह का रिंग हम बनाएंगे, ठीक है। ये एक रिंग है, समझ आ रही है? ये हमारे पास एक रिंग है, और इस रिंग में आपको एक नाइट्रोजन आपको यहाँ पर मिलेगा, एक नाइट्रोजन आपको यहाँ पर मिलेगा, सही है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ नाइट्रोजनस बेस। अब इस तरह का सिंगल रिंग अगर आ जाए, सिंगल रिंग, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन जो है हमारे पास तीन तरह के हैं। एक का नाम है यूरासिल, यहां पर मैं लिखता हूं यूरासिल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? यूरासिल। दूसरे का नाम क्या है? साइटोसिन, साइटोसिन। और तीसरे का नाम क्या है? थाइमीन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड है थाइमीन। तो थाइमीन को हम लोग किस चीज से शो करते हैं? थाइमीन को हम लोग टी से शो करते हैं, साइटोसिन को सी से शो करते हैं, यूरासिल को यू से शो करते हैं। थाइमीन टी, साइटोसिन सी, यूरासिल को हम लोग यू से शो करते हैं। अब ये जो तीन नाम आप देख रहे हैं, ये तीन के तीन क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन चूंकि इसमें सिंगल रिंग है तो इनको इसीलिए पायरिमिडीन कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके आप एफएससी लेवल पर इनके स्ट्रक्चर में जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप इतना देखें कि ये जो थाइमीन है हमारे पास और साइटोसिन है, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। सिंगल रिंग दोनों में है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन के केस में आपको यहाँ पर NH2 मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? इस कार्बन पर NH2 आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक डबल बॉन्ड O आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर इस तरह से आया तो वो हो जाएगा आपका साइटोसिन। अब अगर आप आ जाते हैं थाइमीन की तरफ आते हैं, तो थाइमीन के केस में फिर क्या होगा? थाइमीन के केस में इधर क्या होगा? थाइमीन के केस में यहाँ पर होगा आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो अब आप देख रहे हैं कि चाहे वो थाइमीन हो या यूरासिल हो या साइटोसिन हो, उसमें इस तरह का एक सिंगल रिंग होगा, फिर उसमें मजीद ग्रुप आकर उनको एक दूसरे से डिफर करते हैं। मैं अक्सर एफएससी लेवल पे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं बताता, मैं बस सिर्फ इतना लिख लेता हूँ कि हमारे पास पायरिमिडीन एक सिंगल रिंग है, एक सिंगल रिंग है। ये सिंगल रिंग यूरासिल भी हो सकता है, यूरासिल यू। ये सिंगल रिंग साइटोसिन सी भी हो सकता है, और ये थाइमीन टी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पायरिमिडीन। अब फ्यूरिन की तरफ आ जाते हैं। फ्यूरिन एक डबल रिंग कंपाउंड है, उसमें क्या होगा? उसमें इस तरह का डबल रिंग होगा, ठीक है। दैट इज 1 एंड दैट इज सेकेंड, राइट। ये हो गया भाई आपके दो रिंग्स, इसमें आपके पास दो रिंग है। ऑफ कोर्स इसमें भी आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है, इसमें भी आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो ये डबल रिंग है। अब ये जो डबल रिंग है इसको हम लोग फ्यूरिन बोलते हैं। ये फ्यूरिन हमारे पास एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है। एडेनिन को हम ए लिखेंगे, गुआनिन को हम लोग जी लिखेंगे। तो एडेनिन और गुआनिन में ये रिंग मौजूद होगा, बस उसमें फर्क ग्रुप का होगा। तो मैं वो दोबारा से वो ग्रुप को लिखने की जरूरत नहीं है कि एडेनिन गुआनिन से कैसे डिफरेंट है। जरूर कोई ना कोई ग्रुप की वजह से डिफरेंट होगा, लेकिन ना याद रखिए एडेनिन में भी इस तरह डबल रिंग है, गुआनिन में भी इस तरह का डबल रिंग है। सो नाउ ये था आपका नाइट्रोजनस बेस। अब आप देखिए नाइट्रोजनस बेस हमारे पास टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ये या तो हमारे पास क्या हो सकता है? गुआनिन जी हो सकता है, ये या तो हमारे पास एडेनिन ए हो सकता है, ये हमारे पास थाइमीन टी हो सकता है, ये हमारे पास साइटोसिन सी हो सकता है, या फिर ये हमारे पास यूरासिल यू हो सकता है। सो नाउ वी गॉट 5 टोटल ऑफ 5 नाइट्रोजिनस बेसेस, AGATCU, ये 5 किस्म के नाइट्रोजनस बेसेस आ गए। अब दोबारा न्यूक्लियोटाइड पर आ जाओ, दोबारा न्यूक्लियोटाइड पर। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? एक न्यूक्लियोटाइड
एक छोटा यूनिट है जो न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स आपस मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। और एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें आपको नजर आएंगी। नंबर 1 पे है फॉस्फेट ग्रुप जो कि कार्बन नंबर 5 पर अटैच होगा। नंबर 2 पर है एक पेंटोज शुगर। नंबर 3 पर है नाइट्रोजनस बेस। यार यहां पर देखो ये नाइट्रोजनस बेस है। अब देखो ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन भी हो सकता है ए, यानी फिर ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा। इस एडेनिन की वजह से पूरा नाम हो जाएगा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या आ जाए गुआनिन आ जाए तो फिर हो जाएगा गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर साइटोसिन आ जाए, यूरासिल, मतलब इसमें कोई भी आ जाए, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। अब हम लोग आ जाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड तो हमने पढ़ लिया। एक न्यूक्लियोटाइड जब आपने पढ़ लिया, अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर, टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड की तरफ आएंगे। न्यूक्लिक एसिड का कितने टाइप्स है? न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास 2 टाइप्स है, एक का नाम है डीएनए, दूसरे का नाम है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड ऑफ 2 टाइप्स। डीएनए का जो है उसका नाम क्या है? वो है डीऑक्सी, पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है? डीएनए में आपको 2 चेन्स नजर आएंगे, पॉलीमर, 2 पॉलीमर इस तरह से राइट, दिस इज फाइन, ऐसे। अब आप देखिए, परेशान नहीं होना है। यहां पर आपको भाई क्या मिलेगा? एक न्यूक्लियोटाइड, यहां पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल गए होंगे। तो ये जो ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हैं, एक डॉट जो है ये किसको शो कर रहा है? ये एक न्यूक्लियोटाइड को शो कर रहा है। और हमारे पास जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल जाएंगे तो ये एक चेन आया, वो दूसरा चेन आया, ये आपका डीएनए होगा। और आरएनए में क्या होगा? आरएनए में फिर आपको सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा। ठीक है, या यहाँ पर मैंने क्या लिखा? डबल स्ट्रैंड, और यहाँ पर क्या है? सिंगल स्ट्रैंड। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड किस तरह से होगा? ये है भाई, हाँ, ये आपका होगा सिंगल स्ट्रैंड। लेकिन इसमें भी क्या होगा? जाहिर है इसमें आपको फिर से क्या मिलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स नजर आएंगे। ठीक, इधर भी आपको न्यूक्लियोटाइड्स नजर आएंगे और यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियोटाइड नजर आएंगे। यानी आरएनए भी पॉलीमर है, डीएनए भी पॉलीमर है। आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। ये तो क्लियर हो गया, दोनों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए। फर्क नंबर 1, ये 2 चेन है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। नंबर 2, और इसमें क्या फर्क है? डीएनए के अंदर जो शुगर है, पेंटोज शुगर की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर इधर जरा देखिए। इस पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पर आम हालत में OH भी होता है। यहां पर ओ जब वो शो नहीं करते हैं वैसे। ठीक है, जब कार्बन नंबर 2 पर OH मौजूद होगा ना, तो पता है ऐसे शुगर का नाम क्या है? ऐसे शुगर का नाम है राइबोज शुगर। आरएनए के अंदर कौन सा शुगर मौजूद है? राइबोज शुगर यहां पर मौजूद है। आरएनए के अंदर ये वाला शुगर मौजूद है, इसमें OH मौजूद है। लेकिन जब आप डीएनए की तरफ आते हैं, या तो गौर से देखिए, डीएनए में ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सी जो आप डीएनए के अंदर ये जो लफ्ज देखिए डीऑक्सी, मतलब कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ये जो अब हमारे पास जो शुगर आया, अब ये जो शुगर आया, दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो हमारे पास डीएनए में कौन सा शुगर है? डीएनए में हमारे पास मौजूद है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये रहा हमारे पास डीएनए और आरएनए में दूसरा फर्क। आरएनए में राइबोज शुगर है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर है। थर्ड की तरफ आते हैं, और क्या क्या फर्क है डीएनए और आरएनए में?
आपको मैंने नाइट्रोजनस बेस पढ़ाया था। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 5 है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। डीएनए के केस में आपको एडेनिन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, थाइमिन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो यूरासिल है ये आपको नहीं मिलेगा डीएनए के केस में। लेकिन आरएनए में आपको क्या मिलेगा? आरएनए में आपको एडेनिन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, यहाँ पर आपको यूरासिल भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको थाइमिन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि डीएनए और आरएनए में और कौन सा फ़र्क है। इसके अलावा आरएनए जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स का है। आरएनए हमारे पास कितने किस्म का है? 3 टाइप्स का है। ये हमारे पास 3 टाइप्स का है। एक का नाम है मैसेंजर आरएनए, mRNA, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है? tRNA, ट्रांसफर आरएनए। तीसरे का नाम क्या है? rRNA, राइबोसोमल आरएनए। और इन तमाम के तमाम आरएनएस पर ऑलरेडी मैं एक लेक्चर दे चुका हूं, ठीक है, जो आज इसकी ज़रूरत नहीं है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इनका जिक्र जब आप के जिस्म के अंदर, सेल के अंदर जब प्रोटीन बन रहा होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आरएनएस। इसके अलावा ये जो आरएनए है ये वायरस का हेरिडिटी मटेरियल भी हो सकता है। वायरस, बहुत सारे वायरसेस जो है आरएनए इस्तेमाल करते हैं अपने रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है, अपने खुशियात को बच्चों में ट्रांसफ़र करने के वो आरएनए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और आरएनए के 3 टाइप्स भी है। इसकी तरह डीएनए कोई इस तरह के ख़ास टाइप्स नहीं है, ठीक है, कि जिस तरह के मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर, डीएनए की तरह कोई ख़ास टाइप्स नहीं है। और डीएनए भी जो है वो एनिमल्स का हेरिडिटी मटेरियल भी हो सकता है, वायरसेस का भी हो सकता है, बैक्टीरिया का भी। बैक्टीरिया में भी हेरिडिटी मटेरियल डीएनए है, इंसानों के अंदर भी हेरिडिटी मटेरियल डीएनए है, प्लांट के अंदर भी डीएनए है, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर डीएनए, इंसानों के अंदर भी क्या है? डीएनए है एज अ हेरिडिटी मटेरियल। हमारे जिस्म में खसूसियात हमारी बॉडी से हमारे बच्चों में डीएनए के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अलबत्ता हमारी बॉडी में आरएनए भी है, डीएनए भी है, ठीक है, दोनों हमारे पास मौजूद है। अच्छा जनाब, तो ये था एक न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स जो आपको मैंने बता दिए। थोड़ा सा मैं आपको एक नट शेल की तरह मैं आपको बताऊंगा, एक समरी डिफाइन करूंगा आपके लिए कि न्यूक्लिक एसिड का नाम, इसको पहले फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एक तो ये सेल के न्यूक्लियस में डिस्कवर हुआ था और दूसरा ये बाय नेचर एसिडिक था, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये एक पॉलीमर है, यानी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। हर यूनिट का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड का नाम है। एक न्यूक्लियोटाइड को जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 3 कंपोनेंट्स रखते थे। पहले का नाम क्या था? फॉस्फेट था। दूसरे का नाम क्या था? शुगर था। तीसरे का नाम क्या था? नाइट्रोजनस बेस था। फॉस्फेट तो हो गया, असल में फॉस्फेट जो है वो H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड से आया था, इसीलिए पूरा जो आपका डीएनए न्यूक्लिक एसिड है वो एसिडिक था, राइट, बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट। पेंटोज शुगर हमारे पास 2 तरह का है। एक वो पेंटोज शुगर जिसमें ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, उसका नाम है राइबोज शुगर, और एक वो शुगर जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इसका नाम डीऑक्सीराइबोज शुगर। अच्छा, ये आपका है, ठीक है। और 3rd नंबर पर क्या था? नाइट्रोजनस बेस था। नाइट्रोजनस बेस हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं, और ये हमारे पास 2 तरह के, प्यूरिन और पायरिमिडीन। पायरिमिडीन सिंगल रिंग है, प्यूरिन डबल रिंग है। डबल रिंग हमारे पास एडेनिन गुआनिन हो सकता है, जबकि सिंगल रिंग हमारे पास एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल हो सकता है। ये 5 किस्म के नाइट्रोजनस बेस थे जो हमने कहा था कि यहां पर आ सकते हैं। ये एक जनरल न्यूक्लियोटाइड है। अब आप देखिए, जब आप आगे न्यूक्लिक एसिड में जाएंगे, एक आपका डीएनए है, दूसरा आपका आरएनए है। डीएनए और आरएनए में ये चीज तो है, न्यूक्लियोटाइड तो है, लेकिन वो फर्क करेगा। अगर आपका डीएनए है तो डीएनए में यहां पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ ठीक होगा, या ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, और यहां पर आपको यूरासिल कभी नहीं मिलेगा अगर आप डीएनए के अंदर है। हाँ, अगर आप आरएनए के अंदर है तो आरएनए में क्या होगा? यहां पर आपको ओ जरूर मिलेगा, और साथ साथ यहां पर आपको थाइमिन कभी भी नहीं मिलेगा आरएनए के केस में। तो फिर उसके साथ साथ हमने आपको मजीद ये बता दिया कि डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आपको ये भी आप खुद मुझे ये भी बता सकते हैं कि इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है। अगर आपके माइंड में जवाब है तो उसका मतलब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जा रहा है और इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जा रहा है। ये डबल रिंग है और ये आपका
सिंगल रिंग, ये डबल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है। इसमें डिऑक्सीराइबोस शुगर, इसमें सिर्फ राइबोस शुगर है। वहाँ पर एडेनिन ग्वानिन सर्सिन थाइमिन है लेकिन यूरासिल नहीं है। आरएनए में एडेनिन ग्वानिन सर्सिन यूरासिल है लेकिन थाइमिन नहीं है। और ये आरएनए किन किन जानदारों के अंदर एज अ हेरिडिटी मटीरियल काम करते हैं, विरासती मवाद के तौर पर काम करते हैं। और ये जो डीएनए है ये किन किन जानदारों के अंदर एज अ हेरिडिटी मटीरियल काम करते हैं। इसके अलावा लास्ट में वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, ये जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इस पर ऑलरेडी मैं वीडियोस में रिकॉर्ड कर चुका हूँ बड़े ज़बरदस्त किस्म सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में। मैं इसी वीडियो के इन स्क्रीन पर ख़त्म होते हुए आपको स्क्रीन में भी नजर, या ऊपर आप साथ साथ नज़र रखते जाइए, ऊपर भी आपको सजेस्टेड वीडियोज़ आपको नजर आएंगे, उसमें आप देख रहे हैं, उसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए नजर आ जाएगा। वो आप बड़े तफसील से लिखे। इसीलिए मैं फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में डीएनए का स्ट्रक्चर रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगर आपको वहाँ पर नजर नहीं आया तो आप सिर्फ यूट्यूब के उस पर टाइप कर लीजिए डीएनए स्ट्रक्चर बाय डॉक्टर हादी, आपके सामने डीएनए का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, डीएनए पर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा फेमस लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए, उर्दू में इंग्लिश में भी। अगर आप इंग्लिश में डीएनए को समझना चाहते हैं इन एडवांस लेवल आप जाना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर आप जा सकते हैं जिसका नाम है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। वहाँ पर आपको एडवांस लेवल की बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगी जहाँ पर डीएनए को मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में एमबीबीएस के स्टूडेंट्स और मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। चैनल का नाम है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो मुझे लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड लास्ट में अगर ये लेक्चर आपको समझ आ गया तो एक नसीहत भी करूँगा आपके लिए, शायद वो भी आपको समझ आ जाए। वो ये है कि ये जो ज़बान है, ज़बान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एहतियात से करना होगा। इस ज़बान की वजह से आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, बहुत कुछ लॉस कर सकते हैं अगर आपने इसको थोड़े से दिमाग से आपको इस्तेमाल किया। वो कैसे? अगर आप किसी भी शख्स के साथ नरम लहजा इस्तेमाल करोगे बात करने में तो उससे क्या होगा, उस पर आप पर एक किस्म का इफ़ेक्ट आ जाएगा जिसकी वजह से आपको काफ़ी गेन मिलेगा, बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा। राइट? और इसकी ट्रेनिंग क्या है कि आप बच्चों से स्टार्ट करें, बच्चों के साथ इस तरह बात करें जैसे कि वो कोई आपके बॉस है और आप उसे कोई काम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसको जी में आप ज़्यादा बात करें, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल आप इस तरह सही करें। फिर इसी को अपने आप को ट्रेन करके दूसरों के साथ, चाहे वो आपके अंडर काम करते हैं। अच्छा, अगर आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में ट्रेन करना चाहते हैं तो जो लोग आपके अंडर हैं, जो आपसे ऊपर है, उसको तो हर बंदा इखलाक से बात करता है जब आपका, जो आपके अंडर है उनके साथ आप नरम लहजे से रिस्पेक्ट से बात करना शुरू करें। दिमाग में मेरे रिस्पेक्ट से, और इससे आप अजीब से कुछ ऐसा स्पेशल थिंग आप फील करोगे। इस तरह नहीं है जल्दी करो, नहीं करो, ले आओ, क्योंकि आपने बार बार क्यों का लफ्ज़ भी बहुत कम इस्तेमाल किया करें। ठीक है, इस तरह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएगी। इसको ज़रूर आज से इस पर काम करना शुरू करें। मैं खुद इस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ इस पर काम कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा।